हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बीएसटी वॉरियर्स। आज आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि चैप्टर 2 डिस्कस किया गया था मेरे थ्रू। उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर देखा था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये दोनों टॉपिक्स हम लोगों ने डील किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स डील करने वाले हैं वो है हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने एफ.डब्ल्यू. टेलर लिखा है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो इन दोनों के प्रिंसिपल्स में मतलब ये दोनों में डिफरेंसेस क्या थे, किस किस चीज पे फोकस किया गया था। ये दोनों पर्सन ने मिलकर के अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं। हेनरी फ्यूल के नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो 14 है और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल कहीं पे आपको 5 मिलेंगे, किसी बुक में आपको 4 मिलेंगे। और इन्होंने साथ ही साथ प्रिंसिपल के साथ ही साथ इन्होंने टेक्निक्स भी दिए थे, 9 टेक्निक्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आज हम लोग ये देखते हैं। तो हेनरी फ्यूल, और जैसा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और कि मेरा एक इंस्टा आईडी है बीएसटी वॉरियर्स के नेम से। आप लोग उस आईडी को फॉलो करें। आप लोगों को वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मेरे थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड सारा चीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम आईडी बीएसटी वॉरियर्स को भी फॉलो कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हेनरी फ्यूल, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं हेनरी फ्यूल। तो हेनरी फ्यूल जो थे वो माइनिंग इंजीनियर थे, यानी ये एक माइनिंग कोल इंडस्ट्री में वर्क करते थे। वहां पे इनका वर्क था, माइनिंग इंजीनियर के तौर पे वो वर्क करते थे हेनरी फ्यूल। और एफ.डब्ल्यू. टेलर भी जो थे वो इंजीनियर ही थे, बट वो कौन से इंजीनियर थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। ओके, सेकंड डिफरेंस जो दोनों में है, हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था। ये एमजीटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एमजीटी का मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल इज गिवन बाय हेनरी फ्यूल। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने दिया था। ओके, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। It is related to the work of the workers, work of the organizations. Okay, अब नेक्स्ट रिलेशन क्या है प्रिंसिपल्स का? हेनरी फ्यूल्स रिलेटेड टू ऑल फंक्शनल एरिया। यहाँ पे क्या है, हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे वो ऑल फंक्शनल एरिया, यानी जितने भी फंक्शंस होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सारे फंक्शन से रिलेटेड प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल, यानी उनके द्वारा हेनरी फ्यूल के थ्रू दिया गया था। नेक्स्ट जो आता है एफ.डब्ल्यू. का प्रिंसिपल, वो क्या था? रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। सिर्फ और सिर्फ वो लिमिटेड एरिया था उसका, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज जितने भी होंगे जो प्रोडक्शन में वर्क लगते हैं, उन सारे एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रिंसिपल एफ.डब्ल्यू. टेलर के थ्रू दिया गया था। फोर्थ और लास्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल का। तो हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल फोकसेस अटेंशन ऑन मैनेजर्स एफिशिएंसी, यानी हेनरी फ्यूल का जो प्रिंसिपल था उनका फोकस कहाँ पे था? मैनेजर्स एफिशिएंसी, नॉट वर्कर्स, मैनेजर्स एफिशिएंसी, यानी मैनेजर का एफिशिएंसी क्या है, वर्क करने का क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता था हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल। यानी मैनेजर कहीं पे फंस गया किसी डिसीजन को लेने में, वर्क करने में, तो ये सारे प्रिंसिपल जो हेनरी फ्यूल दिए हैं वो प्रिंसिपल मैनेजर्स को हेल्प करते थे, जनरल गाइडलाइन से। ओके, नेक्स्ट आता है फोकसेस अटेंशन ऑन वर्कर्स एफिशिएंसी, यानी ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल जो था वो वर्कर्स के एफिशिएंसी को फोकस करता था, अटेंशन देता था। वर्कर्स के एफिशिएंसी के बेसिस पे बना हुआ प्रिंसिपल एफ.डब्ल्यू. टेलर के थ्रू दिया गया था कि वर्कर को कितने देर काम करवाना है, और जो वर्कर सपोज दैट कि 2 वर्कर है और दोनों को एक लिमिटेड टाइम दिया गया है कि इतने टाइम में वर्क पूरा करना है, सपोज दैट 10 आवर्स गिवन टू ईच वर्कर्स, एंड वन इज कंप्लीटेड देयर वर्क इन 8 आवर्स एंड अनदर इज कंप्लीटेड देयर वर्क इन 10 आवर्स। तो रेम्युनरेशन यानी सैलरी जो देना है या डेली का जो वेजेस देना है वो कैसे दिया जाएगा, डिसाइड कैसे होगा। या फिर कोई वर्कर क्या किया, एक काम को सपोज 10 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है हर एक वर्कर को,
तो एक ने क्या किया 8 यूनिट्स प्रोडक्शन किया उस 10 आवर में, और एक ने 10 आवर में 10 यूनिट्स प्रोडक्शन किया। तो क्या दोनों को एक ही पैसा मिलना चाहिए, एक ही जैसा रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए? ये सारे चीज बताए गए हैं FW के प्रिंसिपल्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हैंडी फ्यूल्स प्रिंसिपल। तो जैसा कि मैंने बताया कि हैंडी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ओके, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ द वर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं हैंडी फ्यूल का। हैंडी फ्यूल्स फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, यानी यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क है। नेम से पता चल रहा है कि वर्क को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल टास्क और स्मॉल जॉब, यानी जो भी जॉब है या जो भी वर्क है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको क्या करना है, शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, यानी छोटा छोटा टुकड़े में हमको डिवाइड कर देना है। यानी आधा वर्क एक पर्सन को दिए, फिर आधा जो बचा वो दूसरे को, तीसरे को, ऐसे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर वर्क को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा? तो इसका बेनिफिट्स क्या मिलता है ये देखो। स्पेशलिस्ट और ट्रेंड, यानी अब यहाँ पे क्या है, पहले सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या मिलता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, ईच वर्क टू बी परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट और ट्रेंड एम्प्लॉय, यानी यहाँ पे जो भी वर्क परफॉर्म किया जाएगा, जो भी वर्क किया जाएगा, वो वर्क किसके थ्रू किया जाएगा, स्पेशलिस्ट, यानी उस फील्ड में जो वर्क दिया गया, सपोज दैट अकाउंटेंसी का वर्क एक अकाउंटेंट को दिया जाता है, क्योंकि उसको उस चीज से रिलेटेड नॉलेज होता है, स्पेशलिस्ट होता है, और ट्रेन एम्प्लॉय होना चाहिए वो भी। तो वो क्या करेगा, बेटर करेगा। इसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा, ये मैंने सिग्निफिकेंस में यहाँ बता करके रखा है। पहला, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, यानी स्पेशलिटी क्रिएट होगा। सपोज आप रेगुलर बेसिस पे एक वर्क कर रहे हो, आपको मार्केट में कोई सामान लेने के लिए डेली भेजा जाए। सपोज आप कंटिन्यूअसली 1 मंथ मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपके पास उससे रिलेटेड क्या होगा, एक तो ट्रेनिंग आपको मिल रहा है, साथ ही साथ दूसरा चीज क्या होगा, आप उससे रिलेटेड नॉलेज आपको आएगा, स्पेशलिटी क्रिएट होगा। आप कुछ ना कुछ नया करने का तरीका ढूंढोगे कि मार्केटिंग हम कर रहे हैं, तो और मार्केटिंग में हम लोग क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे किसी चीज को हम उस रेट पे, गिवन रेट जो दिया गया है मार्केटर के थ्रू, उस रेट से कम में कैसे खरीद सकते हैं, ये सारा चीज स्पेशलाइजेशन क्रिएट्स होता है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्क। वर्क जो होगा, अगर हम ट्रेंड और स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो वहां पे मेरा वर्क जो होगा वो एफिशिएंट होगा और इफेक्टिव होगा, यानी सही तरीके से और सही वर्क होगा, यानी इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों वर्क एक साथ होगा। Our next principle is authority and responsibility. There are two words. First word is authority and second word is responsibility. Authority means power to take decisions. यानी authority का मीनिंग क्या है, पावर, यानी मेरे पास पावर है क्या चीज लेने का, डिसीजन लेने का। authority का मीनिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक, यानी हमको पावर दिया गया, हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक। सेकंड वर्ड इज responsibility. Responsibility means obligation. Responsibility means obligation to complete the assigned work on time. Assigned का मतलब आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो given work on time, यानी responsibility का मतलब क्या है कि obligation यानी ड्यूटी। obligation का मतलब यहाँ पे आप लोग मैं डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना आप लोग, ड्यूटी। ओके, obligation to complete the assigned work on time, यानी ड्यूटी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है किसी भी वर्क को गिवन टाइम पे करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, यानी सपोज दैट इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर ने हम लोगों को बोला कि आपको 1000 यूनिट्स क्लॉथ्स का 1000 यूनिट्स बाईसाइकिल्स, मोटरसाइकिल आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक।
तो वहाँ पे क्या हो गया, 1000 यूनिट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। 1000 यूनिट जो प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो अथॉरिटी क्या दिया है कि आप स्टोर से जाकर के 500 व्हीकल्स या मोटरसाइकिल्स ले सकते हो। अथॉरिटी 500 का, रिस्पॉन्सिबिलिटी 1000 का। ठीक, तो इन दैट केस both are not equal, responsibility and authority are not equal given. So in that case we can't responsible for that work if we are not achieve the target. मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको जब भी दिया जाए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, बोथ आर इक्वल। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑलवेज इक्वल, यानी हमेशा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना अथॉरिटी, जितना अथॉरिटी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाना चाहिए। यानी अगर आपको बोला गया 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपको 1000 यूनिट्स व्हीकल्स या बाईसाइकिल मोटरसाइकिल्स आपको क्या करना चाहिए था, स्टोर से मैनेजर बोलता निकालने के लिए, तभी तो आप प्रोडक्शन करते ना। आपको 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने बोल दिया, बोला 500 यूनिट्स का मटेरियल्स लो, तो आप कैसे 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन करोगे। तो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को डाउट होता है तो हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट क्लियर करो, क्वेश्चन अराइज करो, मैं क्लियर करूँगा डाउट्स। तो इसका सिग्निफिकेंस हम लोग देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट विदाउट एनी डिले। यानी क्या चीज़ है यहाँ पे हेल्पफुल है, क्या चीज़ में, अचीविंग द टारगेट विदाउट एनी डिले। अगर दोनों चीज़ सेम मिला हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इसलिए दिया जाता है कि बिना कोई डिले यानी बिना कोई लेट हुए हम लोग क्या करें, वर्क को, अपने टारगेट को टाइमली अचीव कर ले। तो दोनों इक्वल रहेगा, उस केस में हम टाइमली अचीव कर सकते हैं। ठीक, इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ वर्कर्स। अगर हम वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो वर्कर का होगा वो इंक्रीज होगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देख करके बताता हूँ। सपोज दैट सब क्लास 10 तक स्कूलिंग किए हो, तो स्कूलिंग जैसे ही करते थे हम लोग, तो ग्रुप में से सपोज सेक्शन ए बी सी, तो उस सेक्शंस में क्या होते थे कि जितने भी स्टूडेंट्स होते थे उन स्टूडेंट्स में से किसी एक पर्सन को मॉनिटर बनाया जाता था। मॉनिटर बनाया गया, यानी उस मॉनिटर उसको बनाया गया तो वो तो रिस्पॉन्सिबल हो गया होल वर्क के लिए, जो उस सेक्शन में होगा, जो भी वर्क होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है। मॉनिटर तो बना दिए लेकिन उसको पावर ही नहीं दी है कि सब हल्ला करेगा या कुछ करेगा तो तुम आकर के मेरे पास कंप्लेन करो या उसको क्लास से बाहर निकाल दो तब तक के लिए, मेरे पास उसको भेज दो, ये उसको अथॉरिटी नहीं दी है। तो वहाँ पे अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर अथॉरिटी देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी है तो वहाँ पे अगर कोई भी मिसबिहेव किया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो उस केस में वो मॉनिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मॉनिटर कब रिस्पॉन्सिबल होगा, जब उसको अथॉरिटी दिया जाएगा, उस अथॉरिटी के थ्रू वो डील नहीं करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दैट वर्क। जैसे कि अभी मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि प्रोडक्शन 1000 यूनिट करना था और अथॉरिटी दिया गया कि स्टोर से जाकर के 500 यूनिट से क्या करना है, मटेरियल्स कैरी करना है। तो 500 यूनिट्स तो मैं प्रोडक्शन कर लूँगा, ठीक, लेकिन बाकी का जो 500 यूनिट्स है उसके लिए मटेरियल्स ही नहीं प्रोवाइड किया गया, तो उस वर्क के लिए मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा, मुझे मटेरियल्स ही नहीं मिला तो आप क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यही होते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेकेंड प्रिंसिपल है हैंडी फ्यूल का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे थर्ड प्रिंसिपल ऑफ हैंडी फ्यूल। उसमें हम लोग देखेंगे कि थर्ड प्रिंसिपल हैंडी फ्यूल का क्या है, उसमें उन्होंने क्या बताया, किस चीज़ से रिलेटेड प्रिंसिपल दिया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करें।